दोस्तों हम सबका यूपी टेट का एग्ज़ाम लगभग बहुत करीब आ चुका है। लगभग न के बराबर समय बचा है। इस सिचुएशन दोस्तों हम लोगों की तैयारी को धारदार बनाने के लिए यही तरीका होता है। किसी बड़ी और बेहतरीन घटना चक्र जैसी संस्था का कंटेंट प्रैक्टिस टेस्ट जितना सॉल्व करें उतना ही ज़्यादा हम लोगों की तैयारी में धार लगेगा। दोस्तों अब तक हम लोगों ने प्राइमरी के लिए 5 टेस्ट सीरीज घटना चक्र का कर लिया था। अब दोस्तों आप सबकी जो डिमांड थी कि मिडिल का जूनियर का करवाइए, तो दोस्तों हम लोग घटना चक्र की जूनियर की प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व कर रहे थे। 3 प्रैक्टिस टेस्ट साथियों हम लोग कंप्लीटली सॉल्व कर लिए हैं। अब इसी जूनियर के लिए घटना चक्र की चौथी प्रैक्टिस टेस्ट को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। एक से बढ़कर एक आपको नए नए प्रश्न मिलेंगे। साथियों हम चौथे प्रैक्टिस टेस्ट तक पहुंच गए हैं, तो चौथे में दोस्तों आपको रिपीटिशन वाला प्रश्न बहुत कम मिलेगा। वही प्रश्न आपको यहाँ दिए जा रहे हैं जो कई कई बार रिपीट हुए हैं। उन्हीं रिपीटिशन के आधार पर जो अनुमान लगाकर नए प्रश्न बनाए गए हैं, तो वही आपको यहाँ पर प्रश्न दिया गया है। उम्मीद करते हैं आप एक एक प्रश्न पर मंथन करेंगे, सोचेंगे वीडियो को पॉज करके और अपने आप को अंदाजेंगे। दोस्तों एक भी प्रश्न न छोड़िएगा। घटना चक्र जैसी संस्था का आप कंटेंट को अगर इग्नोर करते हैं प्रैक्टिस टेस्ट को, तो आपको उसका दूरगामी परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप अंत तक टिके रहेंगे। और थोड़ा सा दोस्तों समय हम लोगों के पास कम है, तो थोड़ा सा हम स्पीड में देखेंगे जिससे आपकी समय की बचत हो। तो चले दोस्तों हम लोग देखते हैं। बहुत बढ़िया, चलते हम लोग शुरू करते हैं अपने भाग 1 को, जो बाल विकास एवं शिक्षण विधि से संबंधित है। बहुत अच्छा। आपसे पहले प्रश्न में पूछा जा रहा है, अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे। तो साथियों मैं अधिगम स्थानांतरण के बारे में कई बार आपसे बताया हूं। अधिगम स्थानांतरण का मतलब जो कुछ हम पहले सीख लिए हैं और फिर हम लोग कुछ दूसरा बाद में सीख रहे हैं, तो पहले वाले का बाद वाले पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसी को अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। वो इम्पैक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, वो इम्पैक्ट नेगेटिव भी हो सकता है, वो न्यूट्रल भी हो सकता है। जैसे हम लोग साइकिल सीख लिए, फिर मोटरसाइकिल सीखने जाएंगे, तो उस पर दोस्तों हमें जो फर्क पड़ेगा, जो वहाँ पर जो मतलब होगा, तो उससे दोस्तों हम लोग यही कहेंगे अधिगम स्थानांतरण। तो दोस्तों अधिगम स्थानांतरण का ये द्वितत्व सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयरमैन ने। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। बहुत अच्छा। आपसे यहाँ दूसरे वाले में जो पूछा जा रहा है, ध्यान से देखेंगे। निम्नलिखित में मापन स्तर का सबसे निम्नलिखित मापन स्तरों में सबसे अच्छा कौन है? तो मापन स्तर किसी चीज का दोस्तों हमें मापन होता है, खास करके सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स में जब कुछ मापते हैं, तो मापन का सबसे अच्छा स्तर दोस्तों अनुपातिक होता है, जिससे हमें क्लियर लगता है कि हाँ उसमें और इसमें कितना फर्क है। तो ऑप्शन नंबर आपका ये बी अनुपातिक हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या तीसरे वाले को देखते हैं दोस्तों। बहुत अच्छा, ये एक तरह से बायोलॉजी से संबंधित एक सवाल इसमें दे दिए हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र, गुणसूत्र को इंग्लिश में क्रोमोसोम कहते हैं, वह अवस्था माता के 21वें गुणसूत्र के जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होती है। यानी ऐसी कौन सी अवस्था है, कौन सी बीमारी है जो माता के 21वें गुणसूत्र के जोड़े का अलग न हो जाने के कारण हो जाता है? तो कौन सी बीमारी है दोस्तों? डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्या होता है? जैसे हम लोग को दोस्तों एक नॉर्मल मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं, जो कि 23 माता से और 23 पिता से मिलकर बने होते हैं। फिर क्या होता है दोस्तों, जिसमें डाउन सिंड्रोम की समस्या होती है, उसमें माता का जो 21वां गुणसूत्र होता है उसकी एक अलग से दोस्तों वहाँ पर कॉपी बन जाती है, तो जिसके कारण 47 गुणसूत्र हो जाते हैं, एक ज़्यादा हो जाते हैं। तो एक ज़्यादा होने की वजह से उस व्यक्ति में डाउन सिंड्रोम जैसी समस्या आ जाती है। थोड़ा सा मानसिक विकास कम हो पाता है, गर्दन दबी रह जाती है, आँख तिरछे हो जाते हैं और आवाज़ थोड़ा अलग हो जाती है। यही होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग देखें चौथे वाले में आपसे पूछा जा रहा है, प्रेरणा। प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो कि अधिगम का। प्रेरणा एक तरह का दोस्तों कह सकते हैं हम लोग मोटिवेशन हो गया। तो प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है, तो अधिगम का किससे होगा? एक तरह से दोस्तों रीजनिंग टाइप के आपको प्रश्न दे दिए हैं। प्रेरणा आपको दोस्तों प्रेरणा मिलेगी, आप मेहनत करोगे, आपको उपलब्धि मिलेगी। उसी तरह से अधिगम मतलब सीखना, जिसे इंग्लिश में लर्निंग कहते हैं। तो लर्निंग को दोस्तों अगर आपको मिलेगा तो क्या होगा? आपका बौद्धिक विकास होगा, बोध हो जाएगा। इस यानी इसका संबंध किससे हो जाएगा? बोध से। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, ये बोध से संबंधित हो जाएगा। चौथे का सी हो जाएगा। आगे अगर हम लोग देखें पांचवें में आपसे पूछा जा रहा है, मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है।
यह युक्ति किसके द्वारा दी गई थी? दोस्तों जरा सोच कर देखो, ये क्या कह रहे हैं, मानसिक स्वास्थ्य यानी अपने मेंटल हेल्थ के नियम को खोजना, हमारा मेंटल हेल्थ कैसे अच्छा रहेगा इसके नियम को खोजना और उसको बनाए रखना लगातार, इसका केंद्र बिंदु है। तो यह किसने कहा था? तो ड्रेवर ने कहा था। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। किसके द्वारा कही गई थी? ड्रेवर के द्वारा। आप ऐसे ट्रिक से याद कर लेंगे, एक ड्राइवर है तो अपना मानसिक स्वास्थ्य हमेशा ठीक करे रहेगा और अपने मानसिक स्वास्थ्य के नियम को बनाए रखेगा, तो नहीं तो फिर लड़ भिड़ जाएगा, तो ड्राइवर हो जाएगा। ड्राइवर से आप ड्राइवर याद कर लेना कि एक ड्राइवर के लिए मानसिक स्वास्थ्य सबसे अच्छा होता है। इसीलिए कहा जाता है ना, अगर आपके घर में कोई भी ड्राइवरी कर रहा है तो उसको मेंटली जरा सा भी डिस्टर्ब न करे, नहीं तो इसका बहुत दूरगामी लाभ, बहुत दूरगामी नुकसान कभी झेलना पड़ जाता है। तो दोस्तों आप सबके घर में, गाँव में अगर कहीं ड्राइवर हो कोई अगर, तो कोशिश करिए उसको जरा सा भी टेंशन न दो। आगे चले हम लोग देखते हैं यहाँ पर 6वें वाले में, विशेष रूप से ज़रूरतमंदों बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। यहाँ कह रहे हैं विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। तो यहाँ कैसा होना चाहिए? तो जो विशेष रूप से ज़रूरतमंद हैं, जैसे विकलांग हो गया, कोई बहुत गरीब हो गया, जो पढ़ नहीं सकते हैं, जो बोल नहीं सकते हैं, यानी जो मतलब एक तरह से लर्निंग डिसेबिलिटी टाइप के हैं, तो उनकी बात की जा रही है। विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। कैसा होना चाहिए ये यहाँ पर जब बता रहे हैं, दूसरे सामान्य बच्चों के साथ। तो यहाँ पर तो साथियों प्रश्न संख्या 6 वाले को देखते हैं। बड़ा अच्छा सवाल है। एक आपसे मैं बताया था ना समावेशी शिक्षा, बिल्कुल उसी का ये भाई है। विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध कैसा होना चाहिए, ये आपसे पूछ रहे हैं। विशेष रूप से ज़रूरतमंद मतलब जैसे कोई बहुत ज़्यादा गरीब है, विकलांग है, सीखने की उसमें दोस्तों क्षमता नहीं है, डिसेबल है, तो ऐसे बच्चों को, जो विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध कैसा होना चाहिए? तो मेरे भाई सामान्य बच्चों ही जैसा होना चाहिए। अगर आप अलग कर देंगे तो उनके अंदर हीन भावना आएगी, अपने आप को छोटा महसूस करेंगे, हल्का महसूस करेंगे, तो उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो विशेष विद्यालय में भी नहीं, विशेष बालक ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दूसरे सामान्य बच्चों के साथ ही उनका शिक्षण प्रबंध होना चाहिए। जैसे कि समावेशी शिक्षा में आपको बताया था, समावेशी शिक्षा का मतलब होता है सारे बच्चों को, चाहे वो जिस लेवल के हों, चाहे वो जिस मतलब क्षमता के हों, उन बच्चों को एक ही छत के नीचे एक ही साथ शिक्षा देना समावेशी शिक्षा होता है। तो उसी तरह से ए भी है। ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। 17 वाले में अगर देखें तो किशोरा अवस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? तो किशोरा अवस्था में संवेग, संवेग का मतलब दोस्तों इंग्लिश में हम लोग इमोशन बोलते हैं। जब बच्चा जवान होने लगता है तो उसमें किस तरह के इमोशन की तीव्रता प्रकट होती है? तो दोस्तों आप लोग जानते हैं, बच्चा जब बहुत एग्रेशन टाइप में हो जाता है, प्रतिकूल पारिवारिक संबंध, परिवार की सुनता नहीं है, पूरा परिवार परेशान रहता है, तो यानी परिवार के उल्टा चलने लगता है, ये भी सही है। व्यवसाय की समस्या उसके सामने रहती है, क्या करें क्या न करें, नई परिस्थितियों के साथ उसे एडजस्टमेंट करना पड़ता है, यस। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो उसमें जो इमोशंस की तीव्रता इसी प्रकार से, यानी दिए हुए तीनों ऊपर के तीनों ऑप्शन उससे संबंधित हैं। आगे अगर हम लोग देखें 8वें वाले में, तो आपको दिया है, बड़ा अच्छा सिंपल सवाल है, प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक किसने है? तो कई बार मैं बताया हूँ दोस्तों, प्रयास और भूल सिद्धांत ये थॉर्नडाइक ने दिया था। मनोवैज्ञानिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्होंने किस पर प्रयोग किया था? अपना कैट यानी बिल्ली पर प्रयोग किया था। बिल्ली को एक पिंजड़े में बंद करके अंदर से सिटकनी लगा दिया, बाहर एक मछली रख दिया भूखी बिल्ली को। बिल्ली बहुत तड़फड़ाती रही, पंजा अचानक उसका पड़ा इस सिटकनी पे, सिटकनी खुल गई। ऐसा कई बार हुआ तो बिल्ली को लगा कि हाँ पंजा यहीं पर पड़ने से ये खुलता है, तो यानी प्रयास भूल प्रयास करते करते वो सीख गई। तो ऑप्शन नंबर आपका ये ए हो जाएगा, थॉर्नडाइक ने। और कोहलर ने तो आप लोग जानते हैं सूझ वाला जो विधि सिद्धांत दिए थे, तो वो चिंपैंजी पर प्रयोग करके दिए थे। और मैकडूगल का आप लोग जानते हैं, ये 14 मूल प्रवृत्तियों को दिए थे, ये आपसे पूछा जाता है ये भी। आगे चले हम लोग दोस्तों देखते हैं, यहाँ ये पावलाक ने कुत्ते पर प्रयोग किया था। आगे जरा हम लोग यहाँ देखें 9वें वाले में, तो संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन है? मेरे भाई शारीरिक स्वास्थ्य, यानी जो एक तरह का इमोशंस है, हमारे इमोशंस के जो डेवलपमेंट होते हैं उसको
प्रभावित करने वाले कारक कौन है मेरे भाई? शारीरिक स्वास्थ्य, आपका स्वास्थ्य कैसा है, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो आपका इमोशंस कुछ और रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव। मानसिक योग्यता, थकान, यानी सभी के सभी आपके संवेगात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। 10वें वाले को अगर हम लोग देखें यहाँ, तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है। समन्वित शिक्षा वही एक तरह का यहाँ पर दोस्तों जिसे इंटीग्रेटेड इंग्लिश में कहते हैं, उसी का एक दूसरा हो गया, जैसे समावेशी शिक्षा बताए थे, बिल्कुल उसी का भाई है। तो समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है मेरे भाई? ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। समुदाय के समर्थन पर नहीं करती है, पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर आपका यही बी हो जाएगा। शिक्षण अधिगम की वस्तु गुणवत्ता पर ये नहीं, यहाँ पर शिक्षकों में अभिवृत्तिगत परिवर्तन ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये बी हो जाएगा। समन्वित शिक्षा की सफलता पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर निर्भर करती है। आगे यहाँ देखिए 11 वाले में तो आपसे यहाँ पूछा जा रहा है प्राथमिक शिक्षा के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है। यानी प्राथमिक शिक्षक के लिए, प्राथमिक शिक्षक यानी आप प्राइमरी के टीचर बनने जा रहे हैं तो आपको बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि दोस्तों बाल मनोविज्ञान का मतलब बच्चों की मनोभावना को समझना। आप बच्चों की मनोभावना को समझ ही नहीं पाओगे तो उनको किस तरह से आप ट्रीट करोगे, किस तरीके से उनके साथ व्यवहार करोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो यहाँ पर ये है कि बच्चों की व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है ये बाल मनोविज्ञान। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये डी हो जाएगा। बहुत अच्छा। आगे देखें हम लोग यहाँ 12 में आपसे कहा जा रहा है भाषा रूपांतरण का सिद्धांत किसने दिया था? भाषा रूपांतरण का सिद्धांत किसने दिया था? तो दोस्तों ये दिया था चॉम्स्की ने। मैं कई बार ये बता चुका हूँ, चॉम्स्की ने। यस, ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। आगे देखें हम लोग ये 13 वाले में भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम, भाषा का वह कौन सा घटक है जो ध्वनि की गति के अनुक्रम संचालन एवं उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है? तो उसे क्या कहते हैं? उसे दोस्तों कहते हैं हम लोग स्वर विज्ञान कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भाषा का घटक दोस्तों यही होता है। एक भाषा का दोस्तों शुरुआत स्वर से ही होती है, आप लोग जानते हैं। आगे अगर यहाँ देखें 14 वाले में तो यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है किसमें अन्वेषण, अन्वेषण का मतलब एक तरह का खोज होता है, तो किसमें अन्वेषण के ऊर्ध्व उपागम का उपयोग किया जाता है? ऊर्ध्व उपागम का मतलब दोस्तों ये आपसे वर्टिकली की बात किया जा रहा है, वर्टिकली। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपसे केस अध्ययन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, अन्वेषण के ऊर्ध्व उपागम का उपयोग किसने किया जाता है? केस अध्ययन। जैसे कोई केस स्टडी होता है तो उसमें हम लोग नीचे से दोस्तों स्टडी करते हैं, पहले कोई बड़ा सा केस पकड़ते हैं, फिर धीरे धीरे ऊपर जाते हैं, अंत में हम लोग मामला को सॉल्व कर देते हैं। तो ये है केस स्टडी का। आगे देखें हम लोग 15 वाले में स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन करता है। तो स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण ये बुद्धि का मापन करता है। तो आप लोग ऐसे सोच लीजिए, फोर्ड बिने, तो बिना बुद्धि का आदमी कैसा रहेगा? तो यहाँ पर बिना बुद्धि, आप लोग इसे याद किए रहेंगे तो आपको ये कहीं ना कहीं दिमाग में क्रैक करेगा एग्जाम में अगर आएगा तो। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण किससे संबंधित है? बुद्धि के। तो आगे चले हम लोग 16 वाले में आपसे पूछा जा रहा है छात्र के अवांछित व्यवहार, अवांछित मतलब जिसे आप नहीं चाहते हैं, छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन के लिए सबसे प्रभावी विधि क्या है? तो आप लोग देखेंगे क्लास, जब आप लोग प्राइमरी शिक्षक बनेंगे आपके सामने कुछ ऐसे बच्चे व्यवहार करेंगे जो आपको अवांछनीय लगेगा, आपको लगेगा कि ये गलत कर रहा है, ठीक नहीं लगेगा। तो ऐसे व्यवहार को, बच्चों को संशोधन करने के लिए आप क्या करेंगे? छात्र को दंडित करेंगे रोज, ये भी ठीक नहीं है। उसे नज़रअंदाज करेंगे, ये भी ठीक नहीं है, माहौल ख़राब होगा। उसके माता पिता को सूचित करेंगे, मेरे भाई आपके यहाँ पढ़ने आए तो आप माता पिता को रोज़ शिकायत क्या करोगे? माता पिता सुधार लेते तो आपके पास क्यों भेजते? तो ये तीनों नहीं होंगे। एनिमिलेशन से हमने इसको निकाल दिया तो बचा क्या? आपका डी बचा। आपको उत्तर भले से नहीं मालूम था, लेकिन आपने एलिमिनेशन करना स्टार्ट किया तो आपको पता चल गया कि यही उत्तर होगा। यानी अवांछनीय व्यवहार का कारण का पता लगाओ कि वो ऐसी हरकत क्यों कर रहा है, उसको क्या चाहिए, उसकी क्या समस्या है, उसके उपचार का सुझाव देंगे। ये होती है एक टीचर की। आगे देखें, यहाँ पर आपको स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है, कहाँ किया जाता है? स्किनर बॉक्स का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है साथियों। तो वो ये पूछा जाता है प्रसूत अनुबंधन के लिए। प्रसूत अनुबंधन के लिए आप लोग जानते हैं तो इसमें क्या होता है, जो
स्किनर बॉक्स का प्रयोग प्रसूत अनुबंधन के लिए किया जाता है। तो स्किनर के द्वारा किया गया था, ये नाम में ही लग रहा है आपको स्किनर। तो इसमें क्या किया जाता है, क्रिया प्रसूत से वे व्यवहार या अनुक्रियाएं होती हैं जो जानवर हो या मानव हो उसको ऐच्छिक रूप यानी अपने इच्छानुसार जो व्यवहार प्रकट करता है और उसको नियंत्रण जो करता है ये उससे संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर ए। आगे अगर हम 8वें वाले को देखें तो किशोरावस्था में बड़े संघर्ष, वही फिर आगे अभी जो आया था किशोरावस्था में, यानी जब धीरे धीरे हम लोगों का ये बाल्यावस्था समाप्त होता है, किशोरावस्था आता है। तो किशोरावस्था में आप देखेंगे को संघर्ष का समय होता है, तनाव का भी होता है, हमला विरोध, ये सब उसकी अवस्थाएं हैं। तो ऐसा किसने कहा था कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला विरोध की अवस्था यानी विरोध ये सब का एज है? तो दोस्तों ये किसने कहा था? तो ये स्टैनले हॉल ने कहा था। ऑप्शन नंबर आपका ये ए हो जाएगा, स्टैनले हॉल। तो ऑप्शन नंबर आपका ये ए हो जाएगा। आगे यहाँ पर हम लोग 19 वाले का अगर देखें तो आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विस्मृति। देखिए स्मृति का मतलब मेमोरी होता है, मेमोरी का मतलब याद रखना, और विस्मृति का मतलब भूल जाना। मेमोरी का उल्टा यानी स्मृति का उल्टा विस्मृति, विस्मृति का मतलब भूलना। तो यानी भूलने का कारण क्या नहीं है? तो मेरे भाई आप सीखने में कमी किए हैं तो जल्दी भूल जाएंगे, अच्छे से सीखा नहीं आपने, तो यस ये भी है। और स्मरण करने की इच्छा, आपने कुछ मन में बैठाने की चीज़ों को अच्छे से सीखा नहीं, अच्छे से याद नहीं किया, आपकी इच्छा नहीं थी, तो ये भी है। और यहाँ पर सीखने की दोषपूर्ण विधि, आपने गलत विधि से सीखा है तब पर भी भूल जाएंगे। यानी ये तीनों की तीनों विस्मृति के कारण हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कौन सा कारण नहीं है? तो मेरे भाई ये मानसिक द्वंद्व जो होता है ये सीखने का जो यानी भूलने का कारण नहीं है। मानसिक द्वंद्व में क्या होता है, आपके दिमाग में तरह तरह की दुविधाएं जो चलती हैं उसको लेकर है, तो वो आपको भूलने में मतलब वो नहीं करता है आपको इस तरह से, मतलब ये सब चीज़ें जो है आपकी विस्मृति का कारण है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ज़रूर गौर करिएगा, ये आपको नेगेटिव पूछा जा रहा है यानी कौन सा नहीं है। तो बहुत सारे बच्चे नहीं पर ध्यान नहीं दे पाते और कोई एक ठोक कर चले आएंगे, बाद में पछताएंगे। आगे देखें, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है साथियों, इसको हम मैथ का सवाल है लेकिन बड़े अच्छे से बता देंगे, कभी भूलेगा नहीं। देखिए आपसे पूछा जा रहा है, आपको अच्छी बात यह है कि माध्यिका आपसे पूछी जा रही है, और इसमें अच्छी बात यह है कि आपको आरोही क्रम में दिया है, आपको इसमें से फिर से सेट नहीं करना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं 7, 8, 9, 10, 11, 12 यानी सब के सब आरोही क्रम में यानी असेंडिंग ऑर्डर में दिया है, आपको सजाना नहीं है। तो यहाँ से आपकी माध्यिका का आप लोग जानते हैं, अगर सम होता है तो कुछ और फार्मूला लगता है, विषम होता है कुछ और, लेकिन मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ ये याद कर लेना। मान लीजिए हम सब क्रम में सबको आरोही क्रम में लगा दिए, अब कितने नंबर हैं गिन लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर है। तो 6 नंबर में दोस्तों 7 होता तो हम बीच वाले को पकड़ लेते, वही हमारी माध्यिका हो जाती, लेकिन ये 6 है यानी सम है। तो इसमें क्या करेंगे, आधा दाएं से ले लेंगे, आधा बाएं से, और बीच वाले को रहने देंगे। देखिए 2 मैंने इधर से ले लिया, 2 मैंने इधर से ले लिया, और जो 2 बीच के बचे हैं इनको जोड़कर आधा कर दो, वही आपकी माध्यिका हो जाएगी। यानी 10, 9, 19, 19 का आधा कर दोगे 9.5। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप लोग भी ऐसे करिएगा, जल्दी हो जाएगा बिना किसी फार्मूला के। आगे अगर हम लोग यहाँ देखें तो आपसे पूछा जा रहा है मानसिक परिपक्वता की ऊंचाई को छूने के लिए प्रयत्न रहना संबंधित है। तो मानसिक परिपक्वता यानी आपका माइंड, आपकी जो सोच है, आपका माइंड है वो मैच्योर हो चुका है, यानी मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्न रहना संबंधित है। तो किससे संबंधित है दोस्तों? ये किशोरा अवस्था से ही संबंधित है, और किससे होगा? किशोरा अवस्था में बच्चा सोचता है कि हम उसकी जो है मानसिक परिपक्वता ऊंचाई को छू लेने का प्रयत्न रहता है कि हम कितनी ऊंचाई तक पहुंच जाएं, कितना उड़ लें। तो यही होता है किशोरावस्था में, 12 साल के जो ऊपर होते हैं। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो फिर आगे देखें, ये नेगेटिव सेंस में आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ आप जरूर मार्किंग करेंगे, गोला बना देंगे यहाँ पर आपको, जिससे दिमाग में रहे कि हमें नहीं में उत्तर देना है। तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। यस मेरे भाई, आप सीखेंगे, कोई भी चीज़ सीखेंगे तो आपके व्यवहार में बदलाव आएगा। यस ये तो सही है, लेकिन उत्तर ये नहीं है। उत्तर हमें जो नहीं आएगा, जो गलत रहेगा उसे उत्तर देना। वृद्धि एक यानी ग्रोथ जो होती है एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, यानी जैविक प्रक्रिया है। यस ये भी तो सही है।
विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। नहीं मेरे भाई, विकास जो होता है एक गुणात्मक प्रक्रिया है। यहाँ पर ये गलत दे दिया, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। शिक्षा का लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, यानी आगे बढ़ना। ये सब सही थे अपनी अपनी जगह पर, लेकिन गलत कौन था? ये सी वाला, क्योंकि विकास मात्रात्मक नहीं है, यह गुणात्मक है। ऑप्शन नंबर ये आपका सी हो जाएगा। आगे जरा देखें हम लोग यहाँ 23 में आपसे पूछा जा रहा है कि स्कूटर चलाने वाले व्यक्ति द्वारा कार चलाते सीखते समय उसके पूर्व अनुभव का सहायक होना किस प्रकार के अधिगम का अंतरण उदाहरण है। मैं कई बार बताया जो दोस्तों, जो आपको सीखने का स्थानांतरण जब मैं पढ़ा रहा था तो कई बार आपसे बता चुका कि मेरे भाई हम जो कुछ सीखते हैं फिर बाद में सीखते हैं, इसके इम्पैक्ट क्या पड़ता है, यही सीखने का स्थानांतरण है। सीखने का स्थानांतरण पॉजिटिव भी हो सकता है, यानी जो पहले वाला हमारे दूसरे में हेल्प करे तो पॉजिटिव स्थानांतरण। अगर ये पहले हम लोग जो कुछ ऐसा सीख लिए जो बाद में सीखने पर हमें डिस्टर्बेंस पैदा कर रहा है तो नेगेटिव। अगर कोई फ़र्क नहीं कर रहा है तो न्यूट्रल। तो यहाँ पर आपसे क्या हो जाएगा साथियों, यहाँ पर आपसे दो उत्तर हो सकता है। यहाँ एक तो ऊर्ध्व स्थानांतरण, यानी जो कुछ हम लोगों ने पहले सीखा, यानी वो व्यक्ति जो होता है कार चलाते सीखते समय उसके पूर्व के अनुभव सहायक। स्कूटर चलाने वाला व्यक्ति अगर कार चला रहा है तो उसका पूर्व का अनुभव जो उसको सहायता करेगा वो ऊर्ध्व अंतरण होगा। लेकिन ऊर्ध्व अंतरण के दोस्तों ये अगर नहीं रहेगा तो आप धनात्मक लगा देना, ये भी आपका सही हो जाएगा। तो दो देखें प्रश्न संख्या 24 में जो आपसे पूछा जा रहा है, मानव शरीर के एक भाग, जैसे आप मानव हैं, आपको शरीर को किसी एक भाग को ट्रेनिंग दिया जाता है और वह अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है, यानी वो दूसरे भाग में अपने आप हो जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे दोस्तों द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ये सी हो जाएगा। ये द्विपार्श्विक अंतरण, यहाँ इसका क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए आपने लिख रहा है, आप दाहिने हाथ से लिख रहे हैं, दाहिने हाथ से लिखना आपने अच्छे से सीखा है, फिर बाद में आप बाएं हाथ से लिखना सीख गए, तो बाएं हाथ से लिखना सीख गए तो वही क्या होता है दोस्तों, उसी को द्विपार्श्विक अंतरण कहते हैं। तो यहाँ पर यही आप समझ जाइएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। आगे, लेकिन आपने ट्रेनिंग तो लिया था उससे, लेकिन आपको उससे इतना अनुभव हो गया कि आप सीख लिए आसानी से। एल्बर्ट बंडूरा किससे संबंधित है? तो एल्बर्ट बंडूरा किससे संबंधित है? तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। तो आप ऐसे याद सकते हैं बंडूरा, बंडूरा से आप समझ लीजिए बंजारा। बंजारा क्या होते हैं? गांव-गांव टहलते रहते हैं, समाज बनाते हैं, समाज में टहलते रहते हैं, समाज में घुले मिले रहते हैं, उन्हीं को बंजारा बोला जाता है। और बंजारा टाइप का नाम यहाँ बंडूरा है, तो बंडूरा सामाजिक अधिगम हो जाएगा। आगे देखें हम लोग 26 में आपसे कहा जा रहा है पियाजे के अनुसार। पियाजे कौन थे? ये प्याज नहीं, वो पियाजे एक बहुत बड़े, बहुत नामी मनोवैज्ञानिक थे, उन्हीं का नाम है। तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का द्वितीय अवस्था क्या है? तो पियाजे दोस्तों मेरे भाई, मैं आपसे कई बार जब पढ़ा रहा था बताया था, पियाजे ने बच्चों की चार मतलब संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताए थे। पहला दोस्तों उन्होंने बताया था जो 0 से 2 साल के बीच होता है उसे संवेगी, उसका नाम उन्होंने रखा था दोस्तों संवेगी गामक अवस्था। तो यहाँ पर लिखने में थोड़ा सा ये डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो संवेगी गामक अवस्था। जो दूसरा उन्होंने बताया था दोस्तों वो 2 से 7 साल के बीच, तो उसमें उन्होंने बताया था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और जो उन्होंने तीसरा बताया था जो 7 से 12 साल के बीच होते हैं, तो उसे दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बताया था कि उस चीज़ में बच्चे जो होते हैं चीज़ों को देखना शुरू करते हैं, ये मूर्त हो गई। फिर आप देखेंगे चौथी अवस्था जो उन्होंने बताया था औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 12 साल के ऊपर है। तो यहाँ पर ये दूसरा पूछ रहे हैं, तो दूसरा यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? पहला तो ये तो पहला हो गया संवेगात्मक, और यहाँ पर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ये दूसरा वाला ये हो जाएगा, और यहाँ पर ये तीसरा वाला हो जाएगा, और चौथा वाला ये हो जाएगा। जो जो मैं लिखा हूँ सब यहाँ पर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। यही 4 अवस्थाएं पियाजे ने दिया था। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 27 वाले को देखें। आपसे पूछा जा रहा है क्रिया प्रसूत अनुबंध का दूसरा नाम क्या है?
तो क्रिया प्रसूत अनुबंध दोस्तों क्या होता है पहले आप ये जान लो तो आसानी से समझ जाओगे। इंग्लिश में इसी को दोस्तों ऑपरेंट कंडीशनिंग बोला जाता है। ऑपरेंट कंडीशनिंग का दूसरा नाम नैमित्तिक अनुबंध है, या इसी का दूसरा नाम दोस्तों साधनात्मक अनुबंध कहा जाता है या अयांत्रिक अनुबंध कहा जाता है। तो ये तीनों नाम इसको याद रखे रहेंगे, क्रिया प्रसूत अनुबंध। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर है क्या, तो मेरे भाई ये ऐसा एक ऐसा इम्पैक्ट होता है जो किसी काम को करने या न करने का दोस्तों रास्ता तय करता है। जैसे आपके यहाँ कोई लड़का है छोटा सा, कोई काम ऐसे किया, कोई काम कर दिया, वो काम अच्छा है, आप उसे प्रोत्साहन देंगे, पुरस्कार देंगे, चॉकलेट देंगे तो काम करेगा, बार बार करेगा। अगर वही काम दोस्तों कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया, आप दंड दे देंगे, उसे मारपीट देंगे तो वो काम वो नहीं करेगा। तो यही होता है दोस्तों क्रिया प्रसूत अनुबंध। हम लोग जो एक तरह से कंडीशन लगा देते हैं कि ये करना है कि नहीं करना है, तो वो उससे तय होता है। इसी को नैमित्तिक अनुबंध कहा जाता है, इसका दूसरा नाम है। 28 वाले को देखें तो वह मापनी, मापनी मतलब नपना जिसे हम लोग गाँव में बोलते हैं, वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो सकता है। तो परम शून्य जब भी आए तो अनुपाती मापनी में होता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये डी हो जाएगा, मैं बताया हूँ कई बार। आगे देखें, व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है, व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी के ऑर्गेनाइजेशन का स्वरूप कैसा होता है। तो दोस्तों जो आप लोग पर्सनालिटी टेस्ट वगैरह के बारे में कई बार पढ़े हैं, तो इसमें क्या होता है, व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप कैसा होना चाहिए आखिर। तो यहाँ पर कई बार मैं आपको पढ़ा है, ये मनोवैज्ञानिक और शारीरिक होता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये बी हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक। तो यानी जैसे मान लीजिए ये क्यों होता है, मैं आपको समझा दूं, भूलेगा नहीं कभी। व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी, आपकी पर्सनालिटी किससे डिपेंड करेगी। मनोवैज्ञानिक यानी आप कैसा सोचते हैं, और शारीरिक यानी आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, भाषा शैली, ये सब व्यवहार कैसा है ये। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ बी हो जाएगा। आगे अगर देखें हम लोग यहाँ पर जो 30 वाले में है, स्वकेंद्रित अवस्था क्या होती है। स्वकेंद्रित अवस्था क्या होती है कि व्यक्ति अपने पर ही केंद्रित रहता है, दूसरे पर नहीं। तो दोस्तों 3 से 6 वर्ष तक की जो उम्र होती है बच्चों की, वह स्वकेंद्रित अवस्था होती है। स्वकेंद्रित अवस्था का मतलब दोस्तों यहाँ पर ये होता है कि वो जो कुछ करता है अपने खुशी के लिए करता है और कोई उसे मान्य नहीं रखता। जन्म से 2 वर्ष तक तो बच्चा सीधा माँ बाप पर डिपेंड रहता है, जैसा जो खिला देंगे, जहाँ रख देंगे, जहाँ उसे किसी के हाथ में पकड़ा देंगे तो कुछ कर नहीं पाता है चाह कर भी। तो ये तो मतलब शैशव अवस्था होगा, ये तो होगा नहीं। 3 से 6 वर्ष का बच्चा होगा, देखते होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ खुशी के लिए काम करता है। उसे खिलौना चाहिए, ये चाहिए, मम्मी चाहिए, जहाँ जा रहे हैं, मतलब सब कुछ वो अपने मतलब खुशी के लिए जीता है। और धीरे धीरे जब 7 वर्ष 6 वर्ष से बड़ा होता है तो धीरे धीरे दबने लगता है। कोई उसका करने की इच्छा है लेकिन उसके लगता है खाम मार पड़ेगी तो नहीं करेगा, दबाव की जीने लगेगा। किशोरावस्था में तो बहुत सारी चीज़ों को एडजस्ट करना पड़ता है, परिवार वालों के हिसाब से बहुत सारी अपने आप को मतलब बचाना पड़ता है। तो स्वाभाविक सी बात है, थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो पता चल जाएगा आपको, यही है। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं अपने भाग दूसरे को, जो आपकी भाषा हिंदी से संबंधित है। एक एक प्रश्न आपको मिलेंगे, जल्दी से हम लोग देखते हैं। यहाँ आपको दिया गया है एक शब्द बाजार, कह रहे हैं बाजार किस संज्ञा का बोध कराता है। तो मेरे भाई आपने संज्ञा के बारे में पढ़ा होगा कि जो ग्रुप को बताते हैं वो समूहवाचक हो जाते हैं, और जो किसी स्पेसिफिक के बारे में बताते हैं, जैसे गंगा नदी, रमेश, रावली पहाड़, ये सब तो सीधा सीधा जो आपको पर्सनल पर जा रहे हैं तो वो व्यक्तिवाचक हो जाता है। भाववाचक में जैसे क्या हो जाता है, व्यक्तित्व, महानता, ये सब भाववाचक हो गया। और यहाँ पर बचा क्या, बाजार आपका जातिवाचक हो गया, क्योंकि बाजार किसी कोई पर्सनल चीज़ नहीं है, यह उस स्थान का नाम है जो पूरी जाति का बोध करा रहा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखें, कपूर शब्द क्या है। यहाँ कपूर मेरे भाई क्या तद्भव है या तत्सम है। तो मेरे भाई कपूर जो होता है ये तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। मैं कई बार बताया हूँ, जो शब्द संस्कृत से सीधे हिंदी में आ गए वो तत्सम, और जो संस्कृत से पहले थोड़ा सा मॉडिफाइड हुए फिर हिंदी में आए वो तद्भव होते हैं, तो उन्हें तद्भव कहते हैं। तो कपूर तद्भव हो जाएगा। अब आप सोच रहे हैं कपूर का अगर हमें तत्सम बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, तो इसका कर्पूर करोगे। कर्पूर यानी कपूर का तत्सम क्या हो जाएगा, कर्पूर हो जाएगा। ये कर्पूर क्या है, तत्सम है, कपूर का। तो समझ गए आप, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। कपूर शब्द क्या है, तद्भव है।
आगे यहाँ पर देखिए परमाल रासो किसके द्वारा रची गई है, तो परमाल रासो ये कई बार मैं आपको बताया हूँ। परमाल रासो जो रची गई है दोस्तों, ये जगनिक की कृति है, जगनिक की रचना है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये डी हो जाएगा, जगनिक। आगे देखें हम लोग, तो जगनिक ऐसे कैसे आप याद करेंगे, तो जैसे मैं याद किया था कि रासो, रासो मतलब रात को अगर आपको कोई जगाएगा तो आप उसे मार देंगे। यहाँ पर परमाल है ना, तो मार देंगे। कब मार देंगे, रात में अगर कोई आपको जगाएगा। ऐसे आप थोड़ा बहुत कुछ भी याद कर ले जो भी आपके दिमाग में आ रहा है। तो ट वर्ग में किस प्रकार का व्यंजन है, तो ट वर्ग के बारे में हम लोगों ने खूब पढ़ा है। कंठ में दोस्तों क वर्ग वाले में कंठ संबंधित होता है। तालव्य में दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, इसमें च वाले में आ जाता है। और दंत में दोस्तों ये त वाले में आ जाता है। यहाँ पर हम सब लोगों ने अच्छे से इसको पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर जो मूर्धन्य है दोस्तों, ये ट वर्ग वाले में आता है, ट वर्ग वाले में हम लोगों ने पढ़ा है। और इसमें आप देखेंगे कि इसमें जो है आपको जो ड ढ र ये भी इसमें आ जाते हैं। ये सारी फैक्ट सीखने को मिलेंगे। मोक्ष की इच्छा रखने वाला, आपको इतना बड़ा शब्द दिया है, यानी अनेक शब्द दिया है, आपको इसका एक शब्द बनाना है। तो मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, तो साथियों मैं आपको बता दूं, भूलेगा नहीं कभी, मोक्ष की इच्छा रखने वाले को मुमुक्षु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ये सी हो जाएगा। तो कुछ लोग कंफ्यूज होंगे, सर ये हो सकता है क्या मुमुक्षा, तो मेरे भाई आपको बता दूं, यहाँ पर मुमुक्षा के मतलब होता है मोक्ष की इच्छा। जब मुमुक्षा का मतलब मोक्ष की इच्छा, ये मुमुक्षा हो गया। और मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु हो गया। मरने की इच्छा रखने वाले को मुमूर्षु कहा जाता है, मरने की इच्छा रखने वाले को मुमूर्षु कहा जाता है, समझ गए। और यहाँ पर जो और है दोस्तों, मरने की इच्छा रखने वाला मुमूर्षु और मरने की इच्छा मुमूर्षा, जैसे इन दोनों में जो था वही संबंध इन दोनों में है, तो समझ जाएंगे आप। आगे देखें यहाँ पर हम लोग 36 में, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा होता है। तो दोस्तों प्रत्यय आप लोग जानते हैं, प्रत्यय या उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पीछे या आगे लगकर उसका अर्थ बदलते हैं। तो प्रत्यय पीछे लगता है, उपसर्ग आगे लगता है। तो लेखक, तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, लेख होता है, लेख, और इसमें और क्या जुड़ गया, अक जुड़ गया, लेख अक। तो यहाँ पर ये कौन सा हो गया दोस्तों, यहाँ पर प्रत्यय भी आ रहा है, तो डी हो जाएगा आपका, यहाँ पर ये डी हो जाएगा। समझ गए आप, कोई दिक्कत नहीं। किसी विद्यार्थी उदाहरण है, तो विद्यार्थी यहाँ पर आपको दिया है संधि का दोस्तों। यहाँ पर अगर आप संधि विच्छेद संधि वगैरह पढ़े होंगे तो बड़े आसानी से कर लेंगे। तो विद्यार्थी का आप लोग अगर संधि विच्छेद करोगे तो क्या बचपन से ही पढ़ते आए हो कक्षा 6 से, विद्या धन अर्थी, विद्या धन अर्थी। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, यानी जो हाँ ध्वनि किन ध्वनि का मेल हो रहा है, तो यानी आ यहाँ पर मिल रहा है और अ। जब सेम ध्वनियाँ मिलती हैं, आ मिल जाए, आ ई मिल जाए, मतलब जैसे आ मिल जाए या आ मिल जाए, ई मिल जाए, ऊ मिल जाए, ऐसी सेम तरह की ध्वनियाँ मिलती हैं, तो दोस्तों दीर्घ स्वर होता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। 37 का आपका कौन हो जाएगा, डी, दीर्घ स्वर। आगे देखें अगर हम लोग 38 में, तो नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन करना। अभी मैंने तत्सम तद्भव के बारे में आपसे बताया था। तो यहाँ पर आम्र देख रहे हैं, जो यानी संस्कृत वर्जन का जो होगा वही तत्सम होते हैं। तो आम्र जो है ये आपका तत्सम है, इसका तद्भव ढूंढेंगे तो आपका आम हो जाएगा, आम हो जाएगा। तो दूध भी एक, अब यहाँ पर ये तत्सम कौन था, केवल आम था। और बाकी जो यहाँ पर जैसे शहीद हो गया, दूध हो गया, खिड़की हो गई, ये सब तद्भव है। तो अगर इन सब का तत्सम अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग पता कर लेना। मैं दूध का बता दे रहा हूँ, दूध का क्या हो जाता है, ये दुग्ध हो जाएगा। दूध का क्या हो जाएगा, दुग्ध हो जाएगा, आप लोग जानते हैं। और खिड़की तो यहाँ एक तरह का देशज शब्द भी होता है, ये देशज होता है, आप लोग जानते हैं। तो चले हम लोग बिना देरी किए आप लोग एक एक चीज़ आप लोगों को थोड़ा सा मंथन करना होगा। यहाँ आपको दिया है वह थोड़ा सा बीमार है, इस वाक्य में थोड़ा सा क्रिया विशेषण क्या है। तो दोस्तों मैं एक विशेषण के बारे में आपसे पढ़ाया हूँ। क्रिया विशेषण का मतलब क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द। अगर केवल विशेषण रहे तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम लोग विशेषण कहते हैं। जैसे गाय काली है, तो गाय यहाँ पर संज्ञा हो गई, तो उसकी विशेषता क्या है, काली है, तो ये काला क्या है, विशेषण हो गया। उसी प्रकार वह थोड़ा सा बीमार है, तो यहाँ थोड़ा एक तरह का विशेषण है। तो ये कौन सा क्रिया विशेषण है, जब भी आपके सामने मात्रा वाली बात ही जाए, थोड़ा, बहुत, ज़्यादा, कम, तो यहाँ मात्रा की बात होती है तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा, जिसे हम लोग ये कह सकते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण।
तो कालवाचक भी नहीं है, रीतिवाचक नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य आपका शुद्ध है? उसने मुझे अपने पास आने के लिए कहा। उसने मुझे पास आने को कहा, तो ये सही नहीं है। उसने मुझे पास आने के लिए कहा, तो उसने मुझे पास आने को कहा, तो ये वाला सही है आपका। ऑप्शन नंबर 40 का आपका यही वाला सही है, उसने मुझे पास आने को कहा। तो बाकी सब यहाँ पर अशुद्ध हैं। आगे देखें, यहाँ पर सही यही वाला डी वाला हो जाएगा आपका। आगे देखें, यहाँ पर 41 में आपसे पूछा जा रहा है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? तो शुद्ध वर्तनी आपको बताना है मेरे भाई, आशीर्वाद ऐसे नहीं होता है, ये वाला आशीर्वाद होता है। आगे देखें, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस आप लोगों को पता है, ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि आखिर राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो 5 सितंबर को तो आप लोग जानते हैं, यहाँ पर ये तो शिक्षक दिवस मनाया जाता है, और 2 अक्टूबर तो गांधी जयंती, 26 जनवरी को तो आप जानते हैं गणतंत्र दिवस। तो आप लोग समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। आगे चले हम लोग देखते हैं 42 में हमारा क्या है। तो धन का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? तो धन यानी धन दौलत जो होती है उसी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है उसे बताना है। तो धन एक तरह का द्रव्य यानी पदार्थ होता है, बिल्कुल हो सकता है, संपदा भी हो सकती है, दौलत भी हो सकता है, लेकिन द्रव नहीं है। द्रव का मतलब लिक्विड होता है, यानी तरल पदार्थ। तो यहाँ पर द्रव का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये यहाँ पर द्रव का मतलब लिक्विड हो जाएगा, यानी तरल पदार्थ जो होता है उसे लिक्विड कहते हैं। तो द्रव और द्रव्य में अंतर है। द्रव्य का मतलब पदार्थ होता है, याद कर लेंगे, आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ये पदार्थ हो जाएगा। और यहाँ पर द्रव का मतलब लिक्विड हो जाएगा। तो पदार्थ एक तरह का सोना चांदी धन दौलत हो सकता है, लेकिन द्रव नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी। 44 में अगर देखें तो यहाँ आपको दिया है जिस समाज में पूर्व पद प्रधान होता है, यानी जिस समास में, समास हम लोग जानते हैं 2 पदों का मेल होता है, एक तरह का पूर्व पद होता है, उत्तर पद होता है। तो समास में पूर्व पद अगर प्रधान होता है तो उस प्रधान हो और समासिक पद अव्यय हो तो उसे क्या कहा जाता है? अव्ययी भाव। नाम से ही लग रहा है, अव्ययी भाव कहते हैं। जैसे यथाशक्ति, यथासंभव, तो इसमें क्या होता है कि पहला शब्द जो होता है प्रधान होता है, तो इसे यही कहेंगे। द्वंद्व में क्या होता है? हाइफन लगा होता है, समझ ही जाते हैं। तत्पुरुष में इसी का उल्टा हो जाता है, अव्ययी का तत्पुरुष उल्टा हो जाता है, समझ रहे होंगे आप। आगे देखें, जूठन आत्मकथा के लेखक कौन है? तो जूठन आप लोग जानते होंगे, कई बार आपको चर्चा में सुने होंगे, पढ़े होंगे। यह एक जो दलितों के साथ पहले जो अत्याचार होते थे उस पर ये लिखा गया है, उनकी पीड़ा के बारे में लिखा गया है। कौन लिखा है इसको दोस्तों? तो वाल्मीकि साहब ने लिखा है, ओम प्रकाश वाल्मीकि। आगे देखें हम लोग यहाँ पर, आगे देखें कटहरा शब्द का तत्सम क्या होगा? तो यहाँ पर तत्सम पूछा जा रहा है, कटहरा शब्द का तत्सम यहाँ पर क्या होगा? तो काष्ठगृह होगा। तो काष्ठगृह मतलब लकड़ी का घर। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कटहल हो जाएगा, तो नहीं मेरे भाई, कटहल यहाँ पर नहीं होगा। कटहल का अगर आप लोग चाहते हो तो कटहल दोस्तों मान लीजिए तद्भव है, तो इसका तत्सम दोस्तों कंठफल होता है, कंठफल। तो इसको भी याद रखे रहेगा, कन्फ्यूजन कहीं नहीं होना चाहिए यहाँ पर, जबकि दिया भी है, यहाँ देख लो, यहाँ दिया है कंठफल। तो आगे चले, फिलहाल कटहरा है तो आपका तत्सम काष्ठगृह होगा। आगे देखें 47 में, तो आँख एक नहीं कजरौटा 10-10। आपने गांव में ऐसे सुना होगा ना, काकी माई लोग ऐसे बहुत से कहावत बोलती हैं, आँख एक भी नहीं कजरौटा 10-10। तो ये आँख के लिए नहीं बोला जाता है। तो इसको देखकर सुनकर समझ गए होंगे कि झूठा दिखावा करना, आडंबर, व्यर्थ का आडंबर करना। जैसे किसी की आँख नहीं है, कजरौटा 10-10 रख दिया है तो दिखावा के लिए, उसी तरह से ये व्यर्थ आडंबर है। आगे देखें, हिंदी भाषा में मान्य बोलियां कितनी है? तो कई किताबों में 17 दिया जाता है, कई किताबों में 18। तो यहाँ पर आपको 17 दिया है, तो 17 आप मार कर आगे बढ़ जाएंगे। लक्ष्य का अनेकार्थी शब्द क्या है? लक्ष्य यानी जिसे हम लोग इंग्लिश में टारगेट कहते हैं, इसका अनेकार्थी यानी पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? निशाना या उद्देश्य होता है। जैसे लोग पढ़ते हैं ना, कहते हैं भाई हमारा लक्ष्य है IAS बनना, PCS बनना, तो ये होता है, यानी लक्ष्य या उद्देश्य या निशाना हो जाएगा, बाकी ये सब नहीं होंगे यहाँ। आगे देखें, यहाँ चिरंतन, चिरंतन का मतलब होता है दोस्तों कि जो हमेशा रहने वाला हो, जो कभी ख़त्म ना होने वाला हो। जैसे आप लोग देखते होंगे ना कि कार्ड न्योता छप के आता है,
लड़की के नाम के आगे लिखा रहता है आयु कुमारी और लड़के के नाम के आगे लिखा रहता है चिरंजीव। तो यही चिरंजीव का मतलब है ये शाश्वत है, ये हमेशा आपके साथ रहेगा, कभी आपका साथ छोड़ेगा नहीं, कभी मरेगा नहीं, कभी ख़त्म नहीं होगा। तो फिलहाल वो एक अपना अपना इमोशन होता है। तो जो चिरंजीव लिखा होता है तो चिरंजीव का मतलब होता है एक हमेशा रहने वाला, तो उसी से ये है चिरंतन। चिरंतन का मतलब क्या होता है? हमेशा रहने वाला। तो इसका विलोम बताना है। तो मेरे भाई आप ये समझ लीजिए, तो चिरंतन का मतलब हमेशा रहने वाला, शाश्वत का भी मतलब हमेशा रहने वाला, सनातन का मतलब जो सदियों से चला आ रहा है, अविच्छिन्न मतलब जो कभी ख़त्म नहीं होगा। तो यानी ये शब्द तो सब एक ही है ना, ये सब मिला जुला कर एक ही है। ये डी वाला गलत है। नश्वर का मतलब जो नष्ट हो जाएगा। इधर देखिए, इधर कह रहे हैं कि जो कभी नष्ट नहीं होगा, कभी ख़त्म नहीं होगा, अब इधर कह रहे हैं जो नष्ट हो जाएगा, यानी उसका उल्टा यही है। आगे देखें, अगर हम लोग निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है, कौन सा कथन गलत है? तो हिंदी में ज्ञ का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है मेरे भाई, ज्ञ का आप देखेंगे तो उसमें हो जाएगा। ज्ञ का उच्चारण आप लोग देखेंगे परंपरा से भिन्न होता है। यह एक संयुक्त व्यंजन है जो आपसे जैसे जहाज और ईय से मिलकर बनता है, आप लोग जानते हैं, ये तो सही है अपनी जगह पर, लेकिन हमें अशुद्ध को ढूंढना है। दो महाप्राण व्यंजन का उच्चारण एक साथ हो सकता है? कभी नहीं। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। महाप्राण आप लोग जानते हैं संयुक्त व्यंजन का जो दूसरा और चौथा होता है, जैसे क हो जाएगा ख, जैसे क ख, या सॉरी यहाँ पर ख हो जाएगा ग घ। तो यहाँ यानी ख और ग का यहाँ पर उच्चारण एक साथ नहीं हो सकता, वही बात यहाँ पर कह रहे हैं। ये आपने पढ़ा होगा यहाँ पर महाप्राण के बारे में। तो ये यही नहीं है, यही आपका गलत है, बाकी यहाँ पर सब सही है। आगे चलते हम लोग, हमारा 51 हो गया, 52 को हम लोग देखते हैं। हिंदी का पहला पत्र कौन था? तो दोस्तों हम लोगों ने खूब पढ़ा है, हिंदी का पहला समाचार पत्र अपने उत्तर प्रदेश के जुगल किशोर साहब थे, जो पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में उद्दत मार्तंड नाम का एक पत्रिका निकाले थे, साप्ताहिक। ऑप्शन नंबर ये ए हो जाएगा। यूपी स्पेशल में भी सवाल पूछ लिया था, क्योंकि उद्दत मार्तंड पत्रिका ये क्या थी? हिंदी का पहला समाचार पत्र था। और इसको निकाला कौन था दोस्तों? जो निकाले थे उनका नाम था जुगल किशोर। जुगल पूछा जाता है इसलिए बता रहा हूँ, जुगल किशोर। और ये जुगल किशोर कहाँ थे मेरे भाई? अपने कानपुर के थे, अपने यूपी के थे। तो यहाँ पर जुगल किशोर हो जाएगा। यहाँ जुगल किशोर ये अपने यूपी के थे, जो पश्चिम वेस्ट बंगाल के कोलकाता में दोस्तों वहाँ से ये प्रकाशित करते थे। आगे देखें हम लोग, यहाँ 53 में कह रहे हैं धूसर का पर्यायवाची क्या होगा? धूसर, तो हमें जब मैं पहली बार हिंदी पढ़ रहा था याद नहीं हो रहा था, तो ऐसे याद कर लिया मेरे भाई। गधा होता है। गधा बेचारा दिन भर रोड पे चलता रहता है, कभी ईंटा ढोता है, कभी मिट्टी बालू गिट्टी सब ढोता रहता है बेचारा। दिन भर धूल मिट्टी में चलते चलते धूसर हो जाता है। तो यानी धूसर गधा का पर्यायवाची हो गया। और गधा का पर्यायवाची पढ़ेंगे तो उसमें गर्दभ भी आता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा गर्दभ, यानी ये कौन सा हो जाएगा? ये गधा हो जाएगा। तो पढ़ा होगा आपने एक बार ज़रूर। आगे तो आपको यहाँ पर ये घोड़ा हो जाएगा, मेघबादल हो जाएगा। आगे देखें यहाँ पर हम लोग 54 में, तो अनुपम का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो अनुपम का पर्यायवाची आखिर होता क्या है? पहले अनुपम का मतलब ये आप जान लो। अनुपम का मतलब होता है दोस्तों यूनिक। यूनिक जिसे आगे हम लोग हिंदी में अगर करें तो यूनिक का मतलब होता है अद्वितीय, यानी दूसरों से अलग। तो यहाँ पर अनुपम का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? अद्वितीय हो जाएगा, जिसे हम लोग यूनिक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। समझ गए आप? कोई दिक्कत नहीं। आगे चले हैं, यहाँ पर आगे हम लोग देखें, आगे देखें यहाँ तो बाकी यहाँ तो आप देख ही रहे हैं। लौकिक का मतलब ओरिजिनल होता है, सारी चीज़ को बताना जरूरी नहीं है। स्वर्गीय का मतलब जो स्वर्गवास हो चुका है। पार्थिव का मतलब जो ज़मीन से जुड़ा है। यहाँ देखें 55 वाले में बाण का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो बाण यानी जो बाण होता है तीर वाला, तो उसकी बात कर रहे हैं, कौन सा इसका पर्यायवाची नहीं है? तो मेरे भाई विशिख भी पर्यायवाची है, सिली मुख भी है, आशुक भी है, लेकिन तरु जो है बाण का पर्यायवाची नहीं है। तरु पेड़ का पर्यायवाची है। तो इसको हमने कैसे याद किया था? पहली बार हम लोग जो थक जाते हैं तो पेड़ के तरे बैठकर आराम करते हैं। तो तरे किसके तरे? पेड़ के तरे। तो याद हो जाएगा आपको। आगे देखें, उद्विग्न का संधि विच्छेद क्या है? उद्विग्न नाम ये है, अगर आप इसको तोड़ोगे, संधि विच्छेद करोगे तो आपको क्या निकलेगा दोस्तों? ये आपसे यहाँ पर बताना है। उद्विग्न जब करोगे, उत और
उत और विघ्न आपको आ जाएगा। उत यहाँ पर ये वाला हलंत वाला जो है यही वाला आएगा, उत और विघ्न, ये उद्विग्न पर्यायवाची है। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा सोचिए ये कौन सा पर्यायवाची है, यहाँ पर आपको क्या मिलन हो रहा है। तो मेरे भाई व्यंजन है, क्योंकि संधि 3 प्रकार के होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर्ग में स्वरों का मेल होता है, व्यंजन में जो मतलब जो व्यंजन होते हैं उनका मेल होता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कोई स्वर नहीं आ रहा है, तो व्यंजन है। आगे देखें यहाँ पर हम लोग अगर आगे हमारा कहाँ गया यार, इधर है। तो देखें 57 में जो पूछा जा रहा है समष्टि, समष्टि का विपरीत अर्थ क्या हो जाएगा। तो समष्टि का अपोजिट यानी विलोम आपका व्यष्टि हो जाएगा। जैसे हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं ना, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो इकोनॉमिक्स में आपको ये सिखाया गया होगा, समष्टि का मतलब मैक्रो होता है, हम लोग इसे क्या कहते हैं, मैक्रो यानी बड़े लेवल का, और व्यष्टि का मतलब यहाँ पर माइक्रो होता है, माइक्रो मतलब जो बहुत छोटा होता है। तो यही चीज़ अगर आप इकोनॉमिक्स में थोड़ा पढ़े होंगे तो आपको याद हो जाएगा ये, क्योंकि हम लोग ने होता है ना, शिक्षा कहीं से भी जोड़ सकता है। कहा जाता है कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंभा जोड़ा। आप कहीं से अगर कोई ज्ञान अर्जित किए हैं तो आपको कहीं भी काम दे सकता है। आगे देखें, भाषा की शुद्धता और मानकता देने वाला विज्ञान क्या है। भाषा की शुद्धता और मानकता यानी स्टैंडर्ड देने वाला विज्ञान क्या होता है दोस्तों। तो क्या होता है यहाँ पर आपका पठन तो नहीं हो सकता, यहाँ पर पठन तो बिल्कुल नहीं होगा। अब क्या हो जाएगा, इसमें आपका श्रवण भी नहीं होगा, शब्द कौशल से भी काम नहीं चलेगा। तो आपका शुद्धता और मानकता ज्ञान देने वाला आपका ग्रामर ही हो जाएगा, क्योंकि ग्रामर से चाहे हिंदी का हो इंग्लिश का हो, हम लोग ग्रामर से ही सटीक से कर पाते हैं, एकदम स्टैंडर्ड लेवल की भाषा पर पकड़ होती है हम लोगों की। 59 में अगर देखें तो कवि और उनकी रचना में कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो यहाँ पर आपको एक तरफ आपको कवि दिए हैं, दूसरी तरफ आपको उनकी रचना दिया गया है, तो कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो शिवराज भूषण की रचना भूषण है, बिल्कुल है। शब्द रसायन देव का है, ऑप्शन नंबर आपका ये बी वाला आपका अपनी जगह पर सही है। और यहाँ पर परिमल किसने लिखा है, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला ने लिखा है, निराला। तो यस, ऑप्शन नंबर आपका ये तीसरा वाला भी सही है। तीनों जो हमें सही मिल गए, स्वाभाविक बात है यही चौथा गलत होगा। क्यों गलत है मेरे भाई, उद्धव शतक भारतेंदु हरिश्चंद्र करें लिखे हैं, तो नहीं मेरे भाई, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने नहीं लिखा है इसका। तो उद्धव शतक जगन्नाथ दास यानी रत्नाकर, जगन्नाथ दास को रत्नाकर भी कहा जाता है, रत्नाकर। जैसे कहा जाता है ना उद्धव ठाकरे बहुत सारा सोना चांदी रखे हैं, यानी बहुत सारा रत्न रखे हैं। तो उद्धव रत्नाकर यानी रत्न आपसे यहाँ से याद हो जाएगा। आगे देखें 60 में जो आपसे कहा जा रहा है संकल्प, आपको एक शब्द दिया है संकल्प, इसमें उपसर्ग बताना है। उपसर्ग मतलब वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उस शब्द की विशेषता यानी बदल देते हैं, अर्थ बदल देते हैं। तो संकल्प में क्या है, सम हो जाएगा, वही है। सन नहीं हो, कुछ लोग सन लगा देंगे, सन नहीं संग लगाएंगे यहाँ पर, सम। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोगों ने बड़े अच्छे से आज ये अपना पार्ट ए देख लिया। अभी दोस्तों शाम तक समय रहेगा तो हम इसका पार्ट बी इंग्लिश और साइंस वाला भी डाल देंगे, ये चौथे प्रैक्टिस टेस्ट का। तो पार्ट ए आप लोग पहले देख लीजिए अच्छे से, फिर दोस्तों हम लोग इसका पार्ट बी बना देंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।